Hi, am I audible and visible? Good afternoon. Hello. एक बार ट्राई कर लेते हैं बच्चों. मैं अपने आप को सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ. क्या है सीन? रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिसऑर्डर्स. हाँ जी. हाय. क्या चल रहा है? हाय. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ लिख दीजिए हाँ जी मैम, आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि समहाउ मेरी क्लास मुझे नहीं दिख रही है चलती हुई. हेलो, गुड आफ्टरनून. हेलो भारती, उषा, स्वागता, नमस्ते बेटा. क्या पूछ रही हूँ, क्या लिख रहे हो? हैं? नमस्ते बेटा. ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. क्या पूछ रही हूँ, क्या लिख रहे हो? हैं? नमस्ते बेटा. सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाय. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर का आज लास्ट क्लास है. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज ऋतु रतेवाल. आई विल टीच यू बायोलॉजी फॉर 2022-2023. द बैच का नाम है विजय भव. 2-3 दिन हो गए क्लास लगे. कमेंट्स आ रहे हैं मैम आप लाइव नहीं जल्दी नहीं लेती हो. थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, इसलिए नहीं लिया 2-3 दिन, और एक दिन मैं शहर से बाहर चली गई थी. ओके. सो आज का एजेंडा बता देती हूँ तुम लोगों को क्या क्या करना है. एक, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. पहला आज कंप्लीट करेंगे टॉपिक. दूसरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तीसरा टॉपिक आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. तो कोई बच्चा यदि ऐसा है जिसे लगता है कि इसने अभी रिसेंटली ये टॉपिक्स रिवाइज किए हैं और उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये अभी, तो वो बच्चा अपना टाइम बचा सकता है. आप कोई और चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो. यदि आपको लगता है कि आपको इन टॉपिक्स की ज़रूरत है और अभी आप पढ़ना चाहते हो, इनके नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप इस क्लास में रुक सकते हो. 3 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे. रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, डिसऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. क्या आप लोग मुझे बस सिर्फ इतना कंफर्म कर सकते हो कि कोई लैग नहीं आ रहा है? कैन यू कंफर्म कि कोई लैग नहीं आ रहा है? क्योंकि आज मैंने अपना लैपटॉप यूज़ किया है बहुत दिनों बाद. तो मेरा लैपटॉप में पहले लैग आता था, इसलिए मैं यूज़ नहीं, फिर मैंने ठीक करवाया. मिस, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, सो कैन आई? यस, यू कैन वॉच दिस लेक्चर. नो लैग. गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए शुरू करते हैं. सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे बैचेस अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जहां पर सिलेबस कंप्लीशन होता है और साथ में वहां पर मेरे बनाए हुए टेस्ट होते हैं, प्लस मेरे बनाए हुए नोट्स दिए जाते हैं. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है. वहां पर नीट यूजी कैटेगरी में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर कर आपको समय चूज करना होता है, आपको कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना है. समय चूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड भरना होता है, RITU ऋतु, जिससे आपकी फीस में ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट हो जाता है. अप्लाई कोड का ऑप्शन होता है, कोड लगा के अप्लाई कोड दबाना है, फिर प्रोसीड टू पे पे जाना है. अभी कोड लगाने के बहुत सारे फायदे चल रहे हैं बेटा. अनअकैडमी आपको बहुत सारे बम्पर ऑफर्स दे रही है. आपको 1 साल पे आई थिंक 3 महीना फ्री दे रही है, 2 साल पे 4 महीना फ्री दे रही है. तो आप लोग अभी ये ऑफर्स अवेल कर सकते हैं. आप लॉग इन करके देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं. 2021 वाले बच्चे, आई होप आप ये टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं. मेरी विशाल सर की और गौरव सर की बनाई हुई टेस्ट सीरीज है 2021 के बच्चों के लिए, नीट पैटर्न की. हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ये टेस्ट होते हैं सुबह 10 बजे. जिनको नहीं पता है, आज मैं स्टडी विद मी सेशन कर रही हूं आप लोगों के लिए, लेट्स क्रैक नीट यूजी पे.
जिनको स्टडी विद मी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ओ भाई कितने नोट्स हैं इसके, ये नोट्स मैं आज आप लोगों को दे दूंगी चैप्टर खत्म करके, ठीक है, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी। स्टडी विद मी का कॉन्सेप्ट ये होता है जो आज दोपहर को 3 बजे से शाम को 7 बजे तक चलेगा, उसमें मैं आपके साथ बैठ के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि हम अभी घर में हैं, हमारे स्टडी ग्रुप्स नहीं बन रहे, हम स्कूल नहीं जा रहे, हम ट्यूशन्स नहीं जा रहे, तो हमारी रेगुलरिटी बहुत कम बनती है। तो इसका आइडिया ये है इस सेशन का कि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ेंगे, मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगी, आप भी 4 घंटे पढ़ेंगे, और हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज करेंगे। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है ये मैं आप लोगों को उस टाइम पे बताऊंगी, ठीक है। हम बेसिकली 4 घंटों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर इतनी देर पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ देर का ब्रेक, फिर इतनी देर पढ़ाई करेंगे, कुछ देर का ब्रेक, इस तरीके से। चल, पहला टॉपिक है अदर ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। यदि बच्चों ने ये चैप्टर शुरू से पढ़ा है मेरे साथ, तो आपको पहली बात तो एक्सक्रीशन का मतलब पता होना चाहिए। अभी तक आई होप सबको पता चल चुका है, रिमूवल ऑफ, निकालना है आपको बॉडी से क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये भी अब ज्यादातर बच्चों को पता है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। कहते हैं मैम बॉडी में केमिकल रिएक्शंस, आपकी बॉडी बनी ही केमिकल रिएक्शंस से है? नहीं मैम, हमारी बॉडी तो सेल से बनी है। बेटा, सेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर, ठीक है। वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन होती है उसमें, जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। हमने कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की है? यूरिया की बात की है कि यूरिया को बॉडी से कैसे निकाला जाए। तो हमने देखा है यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए किडनी होती है, तो ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। लेकिन और भी बहुत प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से निकलते हैं, जैसे कि CO2 इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। और भी बहुत प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, और भी बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जैसे CO2 कैसे बनता है? हमारी बॉडी जब ग्लूकोज को बर्न करती है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करती है, वेस्ट गैस है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, नाम सुना है? नहीं सुना तो सुनो, जो नया नया छोटा छोटा निक्का निक्का बच्चा है, सुनो। आपकी बॉडी में RBC नाम का सेल होता है ना, ये तो हमने सुना है, रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है 120 डेज बाद, बनने के, ब्लड में आने के 120 दिन बाद। तो जब उसकी डेथ होती है तो उसमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं। तो इसको बॉडी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कौन निकालता है? लिवर पकड़ लेता है इसको, लिवर पकड़ के इसको बाइल में डाल के निकाल देता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये छोटी सी बातें, कुछ बातें हैं। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं तुम्हारी बॉडी में जिसको कि निकाला जाता है। अब किडनी तो कुछ कुछ चीजों को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकियों को कौन निकालेगा? बाकियों को निकालेगा अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्लियर? तो आओ देखते हैं कौन से हैं ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। पहला, लंग्स। बेटा, CO2 जो है, आपकी बॉडी में जितनी CO2 बनती है वो आपके लंग्स में जमा हो जाती है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपके लंग्स से 200 ml CO2 प्रति मिनट बाहर निकलती है। अब ये कैसे याद करोगे 200 ml प्रति मिनट? क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे कि टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। जो बच्चा पहले मुझसे पढ़ चुका है उसे डर नहीं लगता टाइडल वॉल्यूम से, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसे डर लगता है टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम वो एयर का अमाउंट है
जो तुम एक बार में सांस अंदर लेते हो या एक बार में सांस बाहर छोड़ते हो, सेम ही होता है। जितना तुम अंदर लेते हो उतना ही बाहर छोड़ते हो, कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। मान लो तुम अंदर 1 लीटर ले लोगे, बाहर 500 ml छोड़ोगे, तो बाकी 500 ml का क्या करोगे, कहाँ स्टोर करोगे? गुब्बारे की तरह फूल जाओगे, एक दिन हवा में उड़ जाओगे। ऐसा तो नहीं होता। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं वो आधा लीटर होती है, 0.5 लीटर होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पर ml, 500 ml पर मिनट की बात है, ये 1 मिनट में। पर यहाँ पे कह रहा है लंग्स तो सिर्फ 200 ml CO2 छोड़ते हैं पर मिनट, तो ये 300 ml बचा हुआ क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो। 300 ml बचा हुआ क्या है, बोलो। मैम हाउ टू कवर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं कवर कराऊंगी बेटा, जल्दी बोलो रे हाकिम ताई। बाकी का 300 ml क्या है? अगर 200 ml ही CO2 निकल रही है इस 500 में से, तो बाकी क्या है? ऑक्सीजन। क्यों भाई, इतनी ऑक्सीजन कहां से आई? 300 ml ऑक्सीजन बाहर फेंक दी तुमने, नालायकों। सबसे ज्यादा एयर में नाइट्रोजन होती है, तो जो भी आप ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हो उसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है, ज्यादातर उसकी क्वांटिटी नाइट्रोजन की होती है। नालायक बच्चे। सेकेंड ऑर्गन जो आपकी एक्सक्रीशन का है वो है स्किन। स्किन पर 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं जिनसे आपके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। स्वेट ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है सूडोरीफेरस ग्लैंड, ये याद करने हैं। किस किस को पता है कि ह्यूमंस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट होता है, वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। दे आर एक्स्ट्रा इनलार्ज्ड स्वेट ग्लैंड्स। देन दूसरा है सीबेशियस, सीबेशियस या ऑयल ग्लैंड। इसको मैं याद करती हूँ, सीबेशियस की ऑयल ही होता है, सीबेशियस को मैं याद करती हूँ सब्जी से, तो सब्जी में तो ऑयल ही डलता है, पसीने में तो नहीं बनाएंगे सब्जी, तो ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। तो पसीना आने का जो मेन फंक्शन है तुम्हारी बॉडी में, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना नहीं है, वो बेसिकली बॉडी को ठंडा करना है। मेन फंक्शन is to cool down the body। लेकिन बॉडी सोचती है क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। जब बॉडी को ठंडा करने के लिए स्वेट बॉडी से बाहर फेंक ही रहे हो, तो थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल दो। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम, बताओ। तुमने कभी पानी तो होगा ऑब्वियसली, सम वाटर विल बी देयर। देन किसी के मुंह में पसीना गिरा ही होगा, ज्यादा मत करो। ओ मैं तो कभी नहीं गिरा, सबके गिरता है, जब हम दौड़ते हैं बचपन में पसीने मुंह में गिर जाते हैं। नमक होता है उसमें, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो है यूरिया। हमारी बॉडी में मेनली यूरिया ही होता है, मेनली यूरिया ही वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। देन थोड़ा सा लैक्टिक एसिड भी होता है, वही दही वाला, जो दही में लैक्टिक एसिड होता है वो। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में देखो, सॉरी ऑयल ग्लैंड में ऑब्वियसली ऑयली चीजें बाहर निकलेंगी। ऑयल क्या है? ऑयल एक प्रकार का फैट है। अब बायोमोलिक्यूल्स अगर तुमने मेरे साथ पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि लिपिड कैटेगरी में आता है सारा, ऑयल भी, फैट भी, वैक्स भी, ये सब लिपिड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल निकलता है ना बेटा, इसको सीबम कहते हैं। इसमें से जो ऑयल निकलेगा ना, इसको सीबम कहेंगे, तभी ये सीबेशियस ग्लैंड है, जहां से सीबम निकल रहा है वो सीबेशियस ग्लैंड है। तो इसमें सारे ज्यादातर ऑयली प्रोडक्ट्स होंगे। क्या होते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स बेटा? स्टीरॉल्स। जिनको नहीं पता बेटा, स्टीरॉल्स आर अ टाइप ऑफ लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल जैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टीरॉल। हालांकि कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलता ऑयल में, कोलेस्ट्रॉल लिवर के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। स्टीरॉल्स हो गया। देन वैक्सेस, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन्स, वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। तुम सोचोगे मैडम वैक्स क्या कर रहा है यहाँ पे? यार वैक्सेस आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड रे। और भी एक आधी चीज है, लाओ मैंने
एनसीईआरटी में नोट्स बनाए थे, रुको देख के बता रही हूँ, एक आधी चीज अगर कुछ रह गई है तो। कोई चीज रह गई है क्या बताना यार, नोट्स लेने लाके लाना भूल गई हूं मैं। कुछ रह गया तो बताओ, लिख देती हूँ, जल्दी बता दो। पिंपल्स क्यों होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बता रही हूँ। मैम आर यू फाइन लुकिंग सो बैड, मतलब बंदे का जितना कॉन्फिडेंस है ना तुम तोड़ दो ये बोल के, मैडम आपकी शक्ल इतनी गंदी क्यों लग रही है, मतलब आप तो बहुत अच्छी होती हो, हुआ करती हो, मतलब क्या है ये ऐसे बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन और कुछ तो नहीं रहा, ए सीबम तो वही हो गया ना। बोलो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है रे मेरी तबीयत सब बढ़िया है, और कुछ नहीं बचा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया, ये भी हो गया। तो जो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है स्किन, दो हो गए, लंग्स और स्किन, आ जाओ आगे। तीसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज, ऑर्गन तो क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो है सलाइवा। अब तुम सोच रहे हो मैम अगर पसीने ने कोई चीज बाहर फेंक दी या ऑयल ने कोई चीज स्किन पे डाल दी तो ये बॉडी से निकली कहाँ है, तो बॉडी के ऊपर ही है, कोई ना बेटा नहा लोगे तो उतर जाएगी, नहा लिया करो तो पसीना और ऑयल सब निकल जाता है, तो ये बॉडी का बाहर फेंकने का ही तरीका है चीजों को, ठीक है, उतर जाएगा तुम उतारोगे तो। सलाइवा, सलाइवा में और बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, बट सलाइवा के अंदर हल्का सा यूरिया भी होता है। तुम कहोगे मैम आप हद कर दी हो, ये मेरे माउथ की कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा टंग है, यहीं पे तुमने यूरिया रिलीज कर दिया, तो इसको एक्सक्रीशन कहाँ हुआ, तो तुमने तो बॉडी के अंदर ही यूरिया रिलीज कर दिया, यहाँ बॉडी के अंदर ही तुमने यूरिया रिलीज कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, नीचे आओ, ये यूरिया को भी नीचे ले आओ, ठीक है, स्टमक में आओ, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आओ, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से इसको बाहर निकाल दो, कोई बात नहीं, पॉटी में चला जाएगा, ये यूरिया बाहर निकल गया, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा सा पॉटी में यूरिया निकाल दो, तुम्हें दिक्कत क्या है। तो हालांकि टंग जो है बॉडी के अंदर ही सिक्रीट कर रही है यूरिया को, लेकिन कोई बात नहीं, वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना पॉटी के साथ, तो ये एक्सक्रीशन हो गया एक यूरिया का। अच्छा और क्या है, अब लास्ट जो ऑर्गन है दैट इज लीवर। लीवर के बारे में मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, ये एक ऐसे काली माता की तरह होता है जिसके इतने सारे हाथ हैं, शेरा वाली माता की तरह, इतने काम करता है लिवर आपकी बॉडी में। कोई मेरी शक्ल के बारे में गंदी बात नहीं करेगा, नहीं तो कैमरे के पास नहीं आऊंगी, अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो आ जाऊंगी कैमरे के पास। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपनी शादी की ज्वेलरी सारी की सारी क्लास में पहन के आया करूंगी, देखो आज मैं पेंडेंट पहन के आई हूँ, कल तो देखना एक दिन तो जो मैंने अपनी शादी के मेन दिन पे जो ज्वेलरी पहन ली थी वो पहनाऊंगी एक दिन, इतना बड़ा टिक्का, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स। क्यों मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्यों मुझे ऐसे नहीं फील करने दिया जा रहा है कि मेरी शादी हुई है और मैं सज धज के बाहर निकल सकूं, कि घर में सज सज के घूमती रहूं मैं। तो अब यही तरीका है, सारी की सारी सजावट, वो तो मैं कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि अनअकैडमी की टी शर्ट पहननी पड़ती है, नहीं तो मैं यहाँ पे साड़ियां 10-10 हजार की मैंने साड़ी खरीदी, क्या फायदा हुआ उसका, कोई फायदा हुआ। सूट भाई आज तक नहीं खरीदे थे मैंने, 7-7 8-8 10-10 हजार के सूट। मैं कहा भाई यार इतने महंगे सूट होते हैं मुझे पता ही नहीं था। फिर सब कहते नहीं तुम्हारी शादी है, ले लो बेटा, यही तो सजने के दिन है, फिर बूढ़ी हो जाओगी, फिर कितने का भी पहन लेना अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं कहा बात तो सही है, फिर मैंने ले लिए, फिर अब वो पहन नहीं पा रही हूँ, कुछ थोड़ी सी मोटी हो गई हो तो फंस नहीं पा रही बहुत जिंदगी में ट्रेजेडी हो रहा है मेरे लिवर देखो, लिवर क्या करता है, आपके यहाँ पे लिवर है, देखो स्टमक के यहाँ पे लिवर लगा देते हैं, यहाँ लिवर लगा देते हैं, ठीक है। लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें फेंकता है, यहाँ से पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चीजें फेंकता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से बाइल बनाता है, बाइल, तो बाइल को यहाँ से यहाँ फेंक देता है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ जाएगा ऑब्वियसली तुम समझो पॉटी में तो बाहर निकलेगा ही, तो वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो लिवर क्या करता है बेटा, ब्लड वेसल्स से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट ले लेता है, ठीक है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट लेता है, जैसे कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन लेके बाइल में डाल देता है, ब्लड से बिलीरुबिन
बिलीवर्डिन कौन से है ये जो कि आरबीसी के टूटने से बने थे? बिलीवर्डिन ये ब्लड में से लेके बाइल में डाल देता है, प्लस कुछ जो एक्स्ट्रा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्टेरॉल, वो भी डाल दिया। ठीक है, तो ये जो जितनी फालतू की चीजें हैं इनको लेके इसने बाइल नाम के सब्सटेंस में डाल दिया। ये बाइल नाम का सब्सटेंस चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से बाहर। ठीक है, तो कुछ तो इसने इस तरीके से एक्सक्रीशन कर दी। कुछ ये कैसे एक्सक्रीशन करता है, ये ऐसी चीजें जो बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाह रही, जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स, जैसे कि ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब चरसी गंजेड़ी नशेड़ी वो नहीं, आपकी मेडिसिन भी, इवन जो आपका पैरासीटामोल खाते हो, अब तुम एक बार पैरासीटामोल खाते हो तुम्हें क्या लगता है क्या होता है? वो पूरी जिंदगी बॉडी में घूमता रहेगा? नहीं ना, वो बॉडी से बाहर निकलेगा ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ही बॉडी में रहना चाहती हैं, ब्लड में रहना चाहती हैं, लेकिन लिवर नहीं ये करता। लिवर इनको ब्लड से लेता है, ठीक है, ब्लड से लेता है, इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि ये सूसू में इजीली रिमूव हो सके। ठीक है, इनका ब्रेक डाउन करता है, इनको ऐसा बनाता है कि ये वाटर लविंग हो जाए, और फिर इसको वापस ब्लड में डाल देता है, और फिर ब्लड से इजीली ये यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाती है। So, liver helps in excretion of bilirubin, biliverdin, cholesterol through bile and removal of फालतू का विटामिन। फालतू, अब तुमको मैम विटामिन तो अच्छा बेटा, विटामिन खराब भी तो हो जाते हैं, डिग्रेड भी तो हो जाते हैं, केमिकल कंपाउंड ही तो खराब हो गया। ठीक है, फालतू का स्टीरॉयड हार्मोन, फालतू की ड्रग्स इसको लेता है, इसका फॉर्म चेंज करता है, इनको डिग्रेड करता है, ब्लड में वापस डालता है, ब्लड से फिर ये टू यूरिन, यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाती हैं ड्रग्स। ठीक है, सो लिवर भी बहुत बड़ा एक एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाला ऑर्गन है। देन एक बात तो मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि जो यूरिया है वो लिवर में ही बनता है। बॉडी में जो वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनता है वो तो अमोनिया है ना, अमोनिया बेसिक है, अमोनिया प्रोटीन के टूटने से बनता है, लेकिन उस अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लिवर, और फिर यहां से टू किडनी, इसको किडनी के पास भेज देता है, किडनी से रिमूव करा देता है इसका। क्लियर? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स क्लियर हो गया? मैम नोट्स कोई दोगे? हाँ जी हाँ जी, नोट्स देंगे देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे बेटा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आज मिल जाएंगे। टुडे यू विल गेट दीज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम। रितु रतेवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, अराउंड 50,000 बच्चा है उसमें, 50 के आसपास। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है, ओपन चैनल है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है पिंपल्स कैसे होते हैं, लाओ मैं बता दूं। ये बच्चे को लग रहा है नीट हो ना हो पिंपल्स तो पता चलना ही चाहिए। ये है तुम्हारा खूबसूरत चेहरा, है ना? जैसे महताब है। तुम्हें लगता है तुम इतने सुंदर हो, है ना, कि मैम मेरे इस खूबसूरत चेहरे पे ये लो थोड़ी लटें भी बना दे। महजबी महजबी हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 देखे। तो इसके फेस पे पिंपल क्यों हुआ? आपकी स्किन में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम।
जैसे कि आपकी बाजू पे कम है, ठीक है, लेकिन आपके फेस पे अच्छे खासे हैं। तो आपका ये ग्लैंड कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। मान लो ये छुपा हुआ ग्लैंड है, यहाँ पे अंदर स्किन के अंदर ग्लैंड है, अब ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने से ये अपना सीबम बाहर नहीं निकाल पा रहा, अपना जो ऑयल प्रोड्यूसिंग वो है सब्सटेंस वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो यहाँ पे बहुत सारा सीबम जमा हो गया। ऐसे सीबम जमा हो गया और ये ऐसे स्किन थोड़ी सी उठ गई। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक सीबम जमा होता है तब तक ये सिर्फ व्हाइट हेड या ब्लैक हेड बनते हैं, ठीक है। दिक्कत तब होती है जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें आके बैक्टीरिया रहने लगता है। तो जब ये बैक्टीरिया रहने लगता है तो तुम्हें पता है जहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा बॉडी हिस्टामिन रिलीज कर देगी। हिस्टामिन रिलीज करने से इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तुम्हें पता है वो सूज जाएगा, पिंपल और रेड हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। किस किस को पता है बैक्टीरिया आता है तो क्या होता है बॉडी में, सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन से स्वेलिंग आती है, तभी वो पिंपल वाली जगह हमेशा सूज जाती है। देन उसके बाद न्यूट्रोफिल्स आते हैं लड़ने, पीएमएनएल सेल्स, न्यूट्रोफिल्स या पीएमएनएल सेल्स आते हैं लड़ाई करने बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को भी मारते हैं, इनकी भी मौत होती है। बैक्टीरिया को ही मारते हैं तभी हमारा इन्फेक्शन खत्म होता है पिंपल का, लेकिन इनकी मौत होती है तो इनकी डेड बॉडी यहाँ पे जमा हो जाती है पस के रूप में। न्यूट्रोफिल की डेड बॉडी पस के रूप में जमा हो जाती है। फिर आप उसको दबाते हो तो वो न्यूट्रोफिल की शहीदों की डेड बॉडीज बाहर निकल आती है। फिर आप कहते हैं ए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। आगे ऑर्गन्स आ जाओ, ऑर्गन्स नहीं, आगे आ जाओ डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें आपको मैं समझाऊंगी हीमोडायलिसिस, पहला पॉइंट। जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ बेटा वैसे ही नोट्स बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा टॉपिक। जैसे मैंने पिछला टॉपिक कवर किया, तो आपको कैसे बनाना है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स बीच में लिखना है। जितना पॉइंट्स बना के करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। पहला लंग्स, उसमें जो नीट में क्वेश्चन आता है कितना, 200 ml, ठीक है। उसके बाद स्किन, उसके बाद नीट में क्या क्वेश्चन आता है, कौन कौन से 2, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है। स्वेट का मेन फंक्शन क्या होता है, कूलिंग, लेकिन क्या एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सलाइवा, सलाइवा में क्या एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट पार्ट लिवर, लिवर में क्या एक्सक्रीट होता है। इस तरीके से जितना पॉइंट वाइज बनाओगे उतना ही क्लैरिटी रहेगा माइंड में। जितना ऐसे मचाओगे बेटा नहीं हो पाएगा, समझो तुम मेरी बात को, ठीक है। अब इधर आओ, पहला पढ़ाऊंगी हीमोडायलिसिस, दूसरा पढ़ाऊंगी किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तीसरा पढ़ाऊंगी रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन भी जिसको बोलते हैं, और चौथा पढ़ाऊंगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 4 चीजें हैं जो हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। देखो जो सिंपल चीजें हैं वो यहीं पे ही बता देती हूँ। रीनल कैल्कुलाई माने किडनी में बन गया स्टोन। अब स्टोन क्या, तुमने क्या कोई पत्थर खा लिया था जो किडनी में जाके फंस गया, नहीं बेटा। कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स, कौन सा सॉल्ट, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होता है, CH3COO, ऑक्सलेट यही होता है, नहीं ये तो एसीटेट होता है। ऑक्सलेट मुझे नहीं पता क्या होता है केमिस्ट्री में, पता भी नहीं करना मेरे को। नीट में क्या क्वेश्चन आएगा, किस चीज का बनता है किडनी स्टोन। आपकी बॉडी में जब जरूरत से ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा तो वो किडनी में जाके फंस जाएगा। आप कहोगे मैडम कहाँ फंसेगा, बेटा कहीं भी फंस सकता है। ये यूरेटर में भी फंस सकता है, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं, किडनी में से पिरामिड्स होते हैं, तो यहाँ से कलेक्टिंग डट्स निकलती है, उसमें भी फंस सकता है। फिर यहाँ से माइनर कैलिक्स होते हैं, उसमें भी फंस सकता है। मेजर कैलिक्स हो सकते हैं, उसमें भी फंस सकता है। पेल्विस हो सकता है, उसमें भी फंस सकता है। किसी भी डक्ट में फंस सकता है।
ठीक है। तो बेटा अगर ये फंस जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो एक्सट्रीम केसेस में यूरिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है और पेन होता है किडनी में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मेडिसिन आती हैं, ऑपरेशन भी हो सकता है इसका, कुछ हर्बल मेडिसिन भी आती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। पत्थर को बॉडी में कहीं पे भी डेपोजिशन होता है तो पत्थर चट करके एक हर्ब होती है, पत्थर चट्टी बोलते हैं उसको हिंदी में, उसके पत्ते खाने से ये डिसॉल्व होती है। बाकी अपने एलोपैथी में तो है ही है मेडिसिन जो है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा रीनल कैल्कुलम में, कौन सा सॉल्ट, बस। ग्लोमेरुलो, ये मैंने क्या लिखा है, स्पेलिंग ही सही नहीं लिख पाया है, दोबारा। पहले ग्लोमेरुलस लिखना है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। देखो जहां पे भी आइटिस वर्ड आ गया दैट मीन्स सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, लिवर की सूजन। और कहाँ का आइटिस होता है, बहुत जगह का आइटिस होता है। आइटिस मतलब स्वेलिंग आ गई है वहां पे। तो अब आपको कंफ्यूजन क्या होता है कि नेफ्रॉन में स्वेलिंग आई है, नेफ्राइटिस, या नेफ्रॉन के एक पार्ट में स्वेलिंग आई है। ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो सिर्फ ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग आई है या नेफ्रॉन में पूरे में स्वेलिंग आ गई है। तो बेटा इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ये याद रखना है। किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी और दिक्कत की वजह से आपका ग्लोमेरुलस जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। और ग्लोमेरुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है। अगर ये इन्फ्लेम हो गई तो यहाँ से लिक्विड सही से नहीं निकल पाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो खराब हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट खराब होगा तो पूरा सूसू बनने की प्रक्रिया पे बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। सोल्यूशन क्या है एनसीईआरटी नहीं बता रही, अपने को भी नहीं जानना। तो दो चीजें तो हमारी यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज है हीमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ये उस केस में होते हैं, दोनों ही प्रोसीजर उस केस में होते हैं जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है। तो किडनी के वैसे बेटा अनेकों रोल्स हैं जो कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है कि एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी का एक फंक्शन तो है ही है यूरिया को निकालने का, लेकिन किडनी के 36 और फंक्शन है। किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है, किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाने में काम करती है, किडनी विटामिन डी के फॉर्म को, एक फॉर्म को बनाने में काम करती है। किडनी हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक अलग से फिर कभी क्लास बनाऊंगी कि किडनी के फंक्शंस क्या क्या हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, बट यू नीड द इंफॉर्मेशन। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक जो मेजर आपको देखने के लिए मिलेगा वो हो जाएगा यूरेमिया। यूरेमिया मतलब इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। बहुत बच्चा ये गलती करके आता है, लिखता है इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन। बेटा अगर यूरिन में यूरिया बढ़ गया तो दिक्कत क्या है, बॉडी से बाहर ही निकल रहा है ना। लेकिन अगर ब्लड में पड़ गया तो बहुत दिक्कत है भैया। यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, अपनी बॉडी में कचरा जमा करोगे तो मरने वाली सिचुएशन तो आएगी। तो कभी कभी हमारी किडनी जब सही से काम नहीं कर पाती, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शन कैन बी अ रीजन, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है तो किडनी जो है फ्लोटिंग रिब्स के नीचे छुपी होती है, तो वो फ्लोटिंग रिब्स ही किडनी को पंक्चर कर देती है, फट जाती है किडनी। हालांकि आपकी बॉडी एक किडनी से भी काम चला लेती है, तभी तो ऐसा होता है ना, जब किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसकी मम्मी, उसका पापा, उसका भाई बहन उसको किडनी दे देते हैं बंदे को, और एक किडनी से खुद काम चलाते हैं। तो अगर आपने कभी किसी को किडनी दे दी, आपकी एक ही किडनी काम कर रही है किसी भी रीजन से, तो द अदर किडनी कैन हैंडल द फंक्शंस अप टू 80%। अगर टोटल दोनों 100% कर रही थी तो एक किडनी 80% कर सकती है। लेकिन अगर दोनों खराब हो जाए तो क्या होगा, बिल्डअप ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरेमिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, या तो आप किडनी ही चेंज कर दो, नई किडनी ले आओ भैया। पेड़ों पे तो उगती नहीं है, ना ही अभी फैक्ट्री में बनती है, किसी ह्यूमन बीइंग की किडनी चाहिए, तो इसमें बहुत दिक्कतें हैं। पहली बात तो मिलती नहीं है, देन अगर मिलती भी है तो आप किसी और के सेल्स से बनी है ना वो किडनी, आप अपनी बॉडी में डालोगे तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट मारेगी। वो कहेगी भैया
इम्यून सिस्टम कहेगा ओह फॉरेन सेल्स, लेट मी किल देम, एंड दे विल स्टार्ट अटैकिंग योर ओन किडनी। ये अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है ना जो +2 में, उसमें पढ़ेंगे कि रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट कैसे होता है। एक क्वेश्चन आता है नीट में इससे, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी इम्यूनिटी रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट करती है, तो उसका आंसर होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सिखाऊंगी। तो या तो तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो जनरली किडनी जो है अपने नियर एंड डियर वन से ही ली जाती है, जिनका डीएनए हमसे थोड़ा बहुत मैच करता हो, ताकि उनके सेल्स भी हमसे थोड़े बहुत मैच करें, जैसे हमारे मम्मी पापा, जैसे हमारे भाई बहन, ठीक है। ज्यादा दूर के उनसे नहीं ले सकते, और अगर आप किसी अननोन पर्सन से ले रहे हो तो आपको पूरी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट खाने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखें। अब इम्यूनो सप्रेसेंट आपकी किडनी को तो बचा लेंगे जो फॉरेन किडनी है, लेकिन आपकी खुद की भी तो इम्यूनिटी गिरा देंगे, तो आपके बीमार रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक इम्यूनो सप्रेसेंट का नाम बताना चाहते हो? डू यू वांट टू टेल मी नेम ऑफ वन इम्यूनो सप्रेसेंट? नीट का क्वेश्चन है, ये आ चुका है। मैम जब आपकी क्लास देखता हूं तो कुछ कुछ होने लगता है, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग है। आई होप ये इसी सेंस में है कि बायोलॉजी समझ में आने लगती है तो दिल में खुशी की बहार आ जाती है, मैं तो यही समझना चाहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नीट में क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले, साइक्लोस्पोरिन नाम की ड्रग होती है, ठीक है। अब और इससे अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो सिंपल क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन नाम की ड्रग होती है। हमारी एनसीईआरटी में एक और चैप्टर में बताया गया है कि साइक्लोस्पोरिन किससे मिलती है, साइक्लोस्पोरिन कहां से, ये कौन बताएगा मुझे? जो बच्चा ड्रॉपर है यहाँ पे जो मुझसे अभी पढ़ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि साइक्लोस्पोरिन मिलती कहां से? हाँ जी साइक्लोस्पोरिन ए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है? बोलो, कोई बता सकता है कि साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है? आए, एक बच्चा है सूरज झा और मालविका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या बात है, क्या बात है। मोनास्कस परप्यूरियस गलत है, मोनास्कर परप्यूरियस से क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या मिलता है? स्टैटिन्स नहीं मिलते मोनास्कस परप्यूरियस से। जहां तक मुझे भी याद आ रहा है ट्राइकोडर्मा नामक फंगस से मिलता है, बट फिर भी मैं भी एक बार चेक कर देती हूँ। पॉलीस्पोरम, ये आई थिंक एक चैप्टर है अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ ऐसे करके चैप्टर है ना। फिर भी रुको, मैं नेट पे एक बार चेक कर देती हूँ। सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन है, तुम लोग भी चेक कर लो एक बार। आए सही, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, दिल खुश कर दिया तुमने ये बात बता के यार। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बिल्कुल सही है, ये अपने इसका क्वेश्चन है, सिलेबस का क्वेश्चन है। तो देखो कितने सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही टॉपिक पे। अच्छा एक और चीज अब करने लगे तो एक और चीज होमवर्क करना, कि अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तुम्हारे सिबलिंग से किडनी लेने का या तुम्हारे पेरेंट्स से किडनी लेने का, तो कौन सा ज्यादा सूटेबल होगा तुम्हारे लिए, ये कल सर्च करके लेके आना। सही में मेरे को भी जानना है, मेरे को नहीं पता कि अगर तुम्हारे सिबलिंग और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों तुम्हें किडनी देने के लिए तैयार है तो कौन सा तुम्हारे डीएनए से ज्यादा मैच करेगा। ठीक है, ले आओगे? बोलो, ले आओगे? चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर खुद पढ़ के आना। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है इसमें, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में
ये किडनी ट्रांसप्लांट का डिटेल बेटा वहां करेंगे, ह्यूमन हेल्थ में करेंगे। हीमोडायलिसिस, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, या कोई तुम्हें किडनी ही नहीं देना चाहता, मान लो तुम्हारे माँ बाप कहते भाड़ में जा, हम नहीं देंगे, नालायक बेटे, पहले तो कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, अब किडनी चाहिए तुझे, किडनी चाहिए, सारे हमारे पैसे लगे तुझे ट्यूशन दिलाने में, अनअकैडमी पे तो तूने लिया नहीं, जाके कोर्ट टाइम पढ़ने लग गया तू, 2 लाख 3 लाख रुपए लगा दिए, ऊपर से तेरे को किडनी चाहिए, नहीं मिलेगी तेरे को किडनी, इसे तो अनअकैडमी पढ़ना चाहिए था, तब तुझे किडनी मिल सकती थी। कितना गंदा एडवर्टीजमेंट करती हूँ मैं ऐड। तो आपके पास दूसरा तरीका है हीमोडायलिसिस, लेकिन माइंड यू ये आर्टिफिशियल किडनी है, आप आर्टिफिशियल किडनी से अपना खून साफ करवा दो, लेकिन दिक्कत ये है कि भैया ये भी बहुत महंगा प्रोसीजर होता है। हीमोडायलिसिस होता कैसे है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ठीक है। ये आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार करवाना पड़ेगा अगर आपकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और हर बार जब आप कराओगे तो ये 3 से 5 घंटे तक बैठे रहोगे, आपका ब्लड जो है वो क्लीन होता रहेगा यूरिया से। आओ डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। डायलिसिस 2 प्रकार का होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। दोनों का प्रिंसिपल सेम है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, देखो कैसे आपका ब्लड साफ कर सकते हैं, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल ये है कि आपके ब्लड को हमने एक ऐसे लिक्विड से एक्सपोजर देना है जिस लिक्विड को हम बोल देंगे डायलिसेट, आई थिंक, मैं भूल गई यार इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, प्लीज बताओ तो कमेंट सेक्शन में, इस लिक्विड को क्या कहते हैं जिससे डायलिसिस करते हैं, आई फॉरगॉट, प्लीज बताओ मुझे। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, मैं भूल गई, जिससे डायलिसिस करते हैं। यार नहीं बताओगे, मैं नेट पे चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गई यार, नाम ही भूल गई, मैं क्या करूं। डायलिसिस फ्लूइड लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और भी नाम होता है भाई, डायलिसिस फ्लूइड नहीं, कुछ और भी नाम होता है। हाँ डायलिसेट ही बोलते हैं, डायलाइसेट, डायलाइसेट। ठीक है, हम ब्लड को बेसिकली एक फ्लूइड से एक्सपोजर देते हैं, ठीक है। ये डायलिसिट इज एग्जैक्टली सेम एज ब्लड, एक्सेप्ट सिर्फ एक डिफरेंस होता है, इट हैज नो नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, हम ब्लड का सामना एक लिक्विड से कराते हैं जो बिल्कुल सेम है ब्लड की तरह, सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, और इनको हम सेपरेट कर देते हैं एक ऐसी मेम्ब्रेन से जहां से चीजें आर पार हो सकती हैं। अब क्योंकि जो चीज यहां पे प्रेजेंट है वही चीज यहां पे प्रेजेंट है, तो वो तो यहां पे छोड़ के जाएगी नहीं, लेकिन जो चीज यहां प्रेजेंट नहीं है और यहां प्रेजेंट है जो कि यूरिया है, अरे जो कि यूरिया है, ब्लड में यूरिया है और यहां पे यूरिया नहीं है, ठीक है। तो यूरिया विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना यूरिया की ब्लड में, और यहाँ पे तो 0 कॉन्सेंट्रेशन है,
तो इस तरीके से हमारे ब्लड से हल्का हल्का यूरिया, हल्का हल्का क्या, सारा का सारा यूरिया इस फ्लूइड में चला जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, दोनों टाइप के डायलिसिस का। ठीक है, कि आपने एक ऐसे फ्लूइड से सामना करा देना है ब्लड का जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लड जैसा है। देखो बाकी इसको एग्जैक्टली ब्लड जैसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड की तो इंपॉर्टेंट चीजें भी निकल निकल के इसमें आ जाएंगी, हमारा ब्लड तो नंगा हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको एग्जैक्टली सेम बनाना है, सिर्फ इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से भाग भाग के इसमें चला जाए। क्वेश्चन क्या आता है नीट में, जो आ चुका है क्वेश्चन, कि भैया डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलिसेट में क्या नहीं होता? तो आंसर है नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया नहीं होता, पहले पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना जानना होगा, इसके अंदर ब्लड इज फिल्टर्ड इनसाइड द बॉडी। आपकी बॉडी में ये डायलिसेट पंप किया जाता है और ब्लड अंदर ही फिल्टर जाता है। ब्लड इज फिल्टर्ड इनसाइड द बॉडी। और यहां पे हीमोडायलिसिस जो हमारे सिलेबस में है, ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी एंड देन फिल्टर्ड। ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी, ये फर्क है दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्रामेटिक, एक थ्योरेटिकल सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ क्या होता है। हम एक बंदा ले लेते हैं, कहते हैं बेटा आओ आज तुम्हारा कर दें डायलिसिस, बैठो आराम से, बुरा मत मानो, चाहे तो लेट जाओ। अब तुम्हारी एक आर्टरी में से हम ब्लड निकालेंगे, यहां से नीडल लेके तुम्हारी आर्टरी से यहां से ब्लड हम निकाल लेंगे। ब्लड टेकन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी आर्टरी से ब्लड निकाल लिया, इस ब्लड को एक ट्यूब में डाला जो कि सेलोफेन की बनी हुई है। दिस इज सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब इस प्रकार की है, सेलोफेन जो सब्सटेंस है उसमें से चीजें आर पार हो सकती हैं, और इस ट्यूब को हम लेके गए एक बड़े से चेंबर में, जिस चेंबर को हमने बोला डायलाइजर। ये लोग घर में भी खरीद के रख लेते हैं, अपना डायलिसिस खुद भी करते रहते हैं या हॉस्पिटल जाके भी डायलिसिस कराते हैं। डायलाइजर में आपने ये सेलोफेन ट्यूब रख दी इस तरीके से, ठीक है, और डायलाइजर में भर दिया आपने डायलिसेट, वो फ्लूइड जिससे कि आपका ब्लड में है जो प्यूरिफाई होना है। अब यहां से यूरिया क्योंकि भरा हुआ था ब्लड में, यहां से निकल निकल के ये डायलिसेट में चला गया, जितना यूरिया था सारा क्लीन हो गया, बाकी चीजें गई नहीं, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में थी, दिस इज ब्लड, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में थी उतनी कॉन्सेंट्रेशन डायलिसेट में भी है, तो बाकी चीजें तो निकली नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लड से, लेकिन यूरिया सारा निकल गया क्योंकि डायलिसेट इज फ्री ऑफ यूरिया। अब देखो यूरिया काफी भर गया डायलिसेट में, है ना, तो इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है यूरिया की, तो तुम क्या करो, डायलिसेट को फेंक दो, नया डायलिसेट डाल दो। तो दिस फ्लूइड इट यू हैव टू चेंज इट, राइट, क्योंकि यूरिया निकल गया, तुम भी यूरिया से भर गए, तो तुम और यूरिया कैसे खींच पाओगे, तो नया डायलिसेट डाल दो, फिर और यूरिया निकलेगा। जब ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाए तो इसको वापस ले आओ, बंदे के बॉडी में वापस डाल दो इन अप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट वेन, वेन में वापस डालो। ये क्वेश्चन आ सकता है आर्टरी से निकलेगा या वेन से निकलेगा। बेटा आर्टरी से निकाला जाएगा, ए से आर्टरी, ए से अवे, बॉडी से अवे जब जाएगा तो आर्टरी से, वापस वी से वेन, वी से वापस जब वापस आएगा तो वेन से। एक चीज जो हमने इसमें ऐड नहीं की वो ये है, जब ब्लड निकालोगे तो बेटा थोड़ा सा इसका तमीज, थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट कर लो, इसमें यहाँ पे हेपारिन नाम का केमिकल डाल लो। Please put a chemical called heparin
विच इज अ एंटीकोएगुलेंट। इसको ब्लड में डाल लो ताकि आपका ब्लड बॉडी से बाहर जाके जमना ना शुरू हो जाए, दही ना जम जाए ब्लड की। मैम दही जम जाती है बेटा, जम जाती है ब्लड की दही, ठीक है ना, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। सो हेपरिन डाल लो, हेपरिन इज अ एंटीकोएगुलेंट। हेपरिन डाल लो ताकि यहाँ पे कोएगुलेशन ना हो, ठीक है। ब्लड को हम 0 डिग्री पे भी ले जाते हैं, ठीक है, कम थोड़ा सा वो करके ठंडा करके फिर लेके जाते हैं। जब वापस डालने लगा तो बेटा एंटी हेपरिन डाल लो, इतना हेपरिन सही नहीं है ना बॉडी के लिए। क्या आपकी बॉडी में नेचुरली भी हेपरिन मिलता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपकी बॉडी में नेचुरली भी हेपरिन मिलता है? एक तो कमेंट सेक्शन में इतनी तुम लोग बकवास करते हो ना भाई, और मन करता है थप्पड़ लगा दो ढूंढ के तुम लोगों को, हैं? हमारी बॉडी में नेचुरली भी हेपरिन मिलता है भैया, कहां से मिलता है? अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ हेपरिन का सोर्स क्या होता है। क्या ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है? आ चुका है। हेपरिन का, नेचुरल हेपरिन का सोर्स क्या है? देखती हूँ सबसे पहले आंसर कौन करेगा। नहीं, कौन बोल रहा है? अनस, किसका आंसर आया सबसे पहले? कैसा नालायक हो तुम लोग यार, मैं पूछ रही हूँ कहां से निकलता है हेपरिन बॉडी में। वेरी गुड, ऋत्विक राउत का सबसे पहले आंसर आया है। वो कह रहा है बेजोफिल से मिलता है। बेटा बेजोफिल जब कन्वर्ट हो जाते हैं मास्ट सेल में, तो बेजोफिल भी आंसर सही है, मास्ट सेल भी आंसर सही है, लेकिन ज्यादा सही मास्ट सेल है। मस्त सेल, मास्ट सेल से 3 केमिकल नहीं पढ़ते हम निकलते हुए, एक हेपरिन, एक हिस्टामीन, एक सेरोटोनिन। मास्ट सेल बेटर आंसर। लीवर कौन बोला बे? एक प्रकार बेजोफिल या मास्ट सेल आंसर है बेटा। आपकी बॉडी में नेचुरली भी हेपरिन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा हेपरिन डाला था एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो चीज डालोगे वो आपको निकालनी तो पड़ेगी, तो आप एंटी हेपरिन भी डाल लो भैया। वापस जाते हुए ब्लड को अपना नॉर्मल 37 डिग्री पे थोड़ा उबाल लो, है ना, स्टोव पे, और फिर वापस ब्लड में डाल दो वेन में। क्लियर? हीमोडायलिसिस कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म? लास्ट टॉपिक करें क्लास का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करें, बस फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। आई होप तुम लोग ये चैप्टर सीख गए हो। और जो बच्चा कह रहा है मैम टेस्ट दे दो, दे देती हूँ बेटा, टेलीग्राम पे या कहीं पे या अनअकैडमी पे तुम्हारा टेस्ट बनवाती हूँ इस चैप्टर का। प्लस वाले बच्चों का भी टेस्ट बनवाना है मैंने, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, क्योंकि उनका भी वो खत्म हुआ है, तो मैं तुम लोगों के दोनों के ही टेस्ट बनवा लेती हूँ। चलो आगे शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें एक एनिमल किंगडम का पार्ट है इस चैप्टर में, कि अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है, वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी, वो जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। मतलब नाइट्रोजनस की बात हो रही है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है, औरों की नहीं, ठीक है। तो बेटा जी अक्रॉस इस दुनिया में जितना जीव जंतु है, ठीक है, प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, 3 प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। बहुत बच्चों को लगता है ये कैसे याद होगा बेटा, ये अभी तो ये भी याद करना है कहाँ कहाँ मिलता है। 3 प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता है, इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है इस ऑर्डर में। हाईली टॉक्सिक इज अमोनिया and least toxic is यूरिक एसिड, ठीक है। आपकी बॉडी जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन को तोड़ के, अमाइनो एसिड को तोड़ के, जैसा कि मैंने सिखाया था, आई होप तुम लोगों ने सीख लिया हो कि कैसे तुम अमोनिया बनाते हो, तो सबसे पहले बॉडी अमोनिया ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन अमोनिया इतनी जहरीली होती है कि उसको बॉडी से निकालने के लिए आपको बहुत सारा पानी में वो घोलनी पड़ती है, ताकि उसकी जो जहर है वो थोड़ा कम हो जाए, डाइल्यूट हो जाए पानी में, और फिर उसको निकालो, मतलब आपको बहुत ज्यादा सूसू रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो एनिमल के पास 2 रास्ते हैं,
या तो वो पानी जो है बॉडी से बहुत सारा पानी इस चीज के लिए डेडिकेट करे कि वो अमोनिया को घोले और फिर सूसू बहुत सारा ऐसे 10 लीटर सूसू बहा दिया, या थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करे, एटीपी लगाए और इसको यूरिया में कन्वर्ट करे, क्योंकि यूरिया को कम चाहिए पानी, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कम होगी ना, थोड़ा पानी में, जैसे ह्यूमंस जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं ना, क्योंकि ह्यूमंस कहते हैं यार देखो थोड़ा मैं एनर्जी लगा लूंगा लेकिन थोड़ा पानी भी निकाल के मैं यूरिया निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं बिल्कुल ही एनिमल्स कहते हैं भाई पानी नहीं है, भाई एटीपी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, पानी नहीं है, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे इसको, वो बिल्कुल थोड़े पानी में यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, ठीक है, वो पेस्ट लाइक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि पानी ना वेस्ट हो। तो ऑब्वियसली जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा वो अमोनिया रिलीज करेगा, जो ज्यादा पानी पी सकता है ज्यादा पानी निकाल सकता है, जैसे कि बोनीफिश जो पानी में रहता है यार, उसको क्या दिक्कत है, पानी पियो निकालो, पानी पियो निकालो, बोनीफिश, ठीक है। देन एक्वाटिक एम्फीबियंस, बहुत सारे एम्फीबियंस एक्वाटिक है भैया, फ्रॉग नहीं, फ्रॉग यहाँ आएगा। एम्फीबियंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फ्रॉग से क्वेश्चन आता है एक्चुअली। तुम लोगों को 3 एनिमल्स के पता होने चाहिए, क्योंकि ये 3 एनिमल्स तुम्हारी एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में है, फ्रॉग, अर्थवॉर्म और कॉकरोच, ये 3 तो रटे होने चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे याद किया, कॉकरोच का यूरिक एसिड होता है बीच वाले का, साइड वाले का भी यूरिया, इधर वाले का भी यूरिया, इसको नोट कर लो, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। और पता है कैसे, तुम लोग को बोलता है फ्रॉग सिलेबस में नहीं है ना, ऐसा बोलता है, लेकिन फ्रॉग पे क्वेश्चन डाल देगा, फिर कहेगा नहीं ये तो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था, ये तो मैंने एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा था, ऐसे बोलेगा। तो ये गलती मत करना, ये तीनों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स याद रख लेना, ठीक है। पीछे तो जिसके पास ज्यादा पानी है वो अमोनिया निकालेगा, जैसे बोनीफिश हो गया, जैसे एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गया, पानी में रहने वाले एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये सब निकालेगा, ठीक है। अब ह्यूमंस हो गया, मतलब मैमल्स लिख लेते हैं, मैमल्स हो गए है ना, देन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गया, अर्थवॉर्म तो मैंने लिख ही दिया था, और कौन, धीरे धीरे याद आएगा, यूरिक एसिड जो बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहता, ज्यादातर इंसेक्ट्स, मोस्टली इंसेक्ट्स, जैसे कॉकरोच हो गया, मोस्टली बर्ड्स। तुम्हें क्या लगता है जो बर्ड्स बीट करते हैं वो क्या होता है, उनका सूसू पॉटी सब इकट्ठा ही होता है उसमें, ठीक है, पेस्ट लाइक यूरिन। देन रेप्टाइल्स, देन अरे ये क्या बात है, क्लास के बीच में फोन कर रहे हो। एक और लिखा हुआ है लैंड स्नेल्स, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज पे बच्चों को बहुत डाउट आता है, एक तो ह्यूमंस पे डाउट आता है, एक डाउट आता है यहाँ पे मरीन फिश लिखा होता है, ये मैम कहते मैम फिश है यार, फिश के पास कितना पानी है फिर भी यूरिया निकाल रही है। 2 डाउट है, एक तो ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में कभी कभी अमोनिया भी तुमने देखा होगा, अमोनिया इज सिक्रीटेड, है ना, अमोनिया की सिक्रीशन करते हैं, अब आप पीसीटी में भी सिक्रीशन करते हैं, डीसीटी में भी सिक्रीशन करते हैं अमोनिया की। तो पहली बात तो थोड़ा ह्यूमन के बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। बेटा ह्यूमन में तीनों का ही एक्सक्रीशन होता है, लेकिन मेनली यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, मेनली यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया का भी एक्सक्रीशन होता है, तुमने देखा होगा जो सिक्रीशन वाला पार्ट है उसमें, और हल्का सा यूरिक एसिड, वेरी लेस, ऑल्दो ये बहुत कम है, लेकिन यूरिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है। कैसे यूरिक एसिड बनता है, ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, यार नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ मिलते हैं बताओ तो, नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ होते हैं। ये लास्ट लेक्चर है श्रुति मिश्रा इस चैप्टर का, कैसा बच्चा है रे।
बोलो। डीएनए में मिलते हैं, एक बच्चा सही बोल रहा है। कुना नायक, तुम कितना स्लो आंसर करता है यार। क्वेश्चन पूछूंगी सो जाएगा। अच्छा, या तो तुम्हारा नेट स्लो है तुम लोगों को, या तो मैं धीरे ही सुनाई देती हूँ। चलो कोई बात नहीं। डीएनए आरएनए में बेटा नाइट्रोजनस बेसिस में मिलेगा, ठीक है। इनके ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनेगा। तो तीनों ही ह्यूमन में थोड़ा थोड़ा निकलता है। पहला बात तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। लेकिन मेनली यूरिया है भैया, अगर तुमसे पूछा जाएगा तो यूरिया बोलोगे तुम, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मरीन फिश होके मरीन फिश का नाम क्यों डुबो रही है? भैया प्लस का कोर्स शुरू होने वाला है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया ना प्लस पे क्या चल रहा है। अनअकैडमी प्लस पर मेरा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है 2022, 2023 और 2021 के लिए, ठीक है। डिटेल्ड बैच चल रहा है। एक मेरा 27 से 3rd तक एक बैच था जिसमें मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। काफ़ी डिटेल में ये बात हुई है हमारी, तो आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो। और अभी 9th से नया बैच चालू होगा, 9 जून से 13 जुलाई तक बैच होगा, जिसमें प्लांट किंगडम के प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर 2, 3, 4, 5 हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उनके 90 मार्क्स के टेस्ट और असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। फिर 14 जुलाई से अगस्त में कोई डेट तक एक नया बैच शुरू होगा जिसमें मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगी वो प्लस वाले बच्चे मुझे बताएंगे क्या पढ़ना चाहते हैं। मोस्टली कोई +2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप ऋतु कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे और अभी बम्पर धमाके चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पर, आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। कई बार ना ऑफर आपको एकदम से नहीं होता, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको, जैसे आपने 12 महीने का लिया तो आपको 12 मंथ्स ही दिखाएगा वैलिडिटी। वो धीरे बाद में ऐड हो जाते हैं, जो 3 मंथ्स और है वो अपने आप ऐड हो जाएंगे उसमें, उसकी चिंता नहीं करना कि मैम मुझे मिला नहीं, ठीक है। आप सुनो मरीन फिश की क्या स्टोरी है। मरीन फिश रहती है मरीन एनवायरनमेंट में। मरीन एनवायरनमेंट में इसका रहना बहुत ही दूभर है, यानी सी में। सी का पानी होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब समझते हो कि इसके अंदर जितने आयंस हैं, इसके अंदर जितने आयंस हैं उससे कहीं ज्यादा आयंस सी में है, उससे कहीं ज्यादा आयंस सी के पास हैं। तो अंदर आयंस की कमी है, बाहर आयंस ज्यादा है। तो ये आयंस जबरदस्ती इसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और वाटर को ये बाहर खींचते रहते हैं। तुम्हें पता है आयंस पानी की बीवी है, तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता रहता है इसकी बॉडी से, क्योंकि ये अपना पानी बचाने की कोशिश कर रही है। देखो ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहां बहुत ज्यादा आयंस हैं आपके आसपास, आपका पानी कॉन्टिन्यूसली लूज होगा आपकी बॉडी का। तो अगर आपकी बॉडी का पानी कॉन्टिन्यूसली लूज होगा तो क्या आप ज्यादा सूसू प्रोड्यूस करना चाहोगे? क्या आप ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना चाहोगे? नहीं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन आप प्रोड्यूस करना चाहोगे, ताकि भैया पहले ही पानी इतना लूज हो रहा है, कम से कम यूरिन में तो कम लूज करें। तो बेटा कम यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करती हैं, यूरिया एक्सक्रीट करने लगती हैं, सिवाय अमोनिया के, बजाय अमोनिया के। क्योंकि अगर अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी तो समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा ही सूसू निकालना पड़ जाएगा। सूसू नहीं ज्यादा निकालना चाहती, वो पानी कंजर्व करना चाहती है यार, पहले ही सी इनका पानी छीनने लगा हुआ है, समझ रहे हो, इसीलिए ये यूरिया एक्सक्रीट करती है, ठीक है। दूसरी एक और बात, अगर मैं बोनी फिश की बात करूं, नॉर्मल बोनी फिश तो अमोनिया रिलीज करती है ना, अमोनिया रिलीज करती है। तो बेटा इनका अमोनिया बहुत कुछ इनके गिल्स से निकल जाता है। अमोनिया जो है अमोनियम आयंस में चेंज होके बहुत कुछ इनके गिल से बाहर निकल जाता है। गिल की पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उससे निकल जाता है यहाँ पे, दिस इज द गिल। तो ये नीट में क्वेश्चन बनता है। और किडनी से बहुत कम एक्चुअली में अमोनिया निकलता है, ठीक है। वेरी लेस रोल ऑफ किडनी इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, वेरी लेस रोल ऑफ किडनी इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो ये नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू स्टेटमेंट है।
जिस भी फिश ने अमोनिया निकालना है वो जनरली अपने गिल्स का यूज करती है अमोनियम आयंस को निकालने के लिए, किडनी का उसमें बहुत कम रोल होता है। चैप्टर खत्म, पैसा हजम, मजे करो। चलो भग जाओ, ठीक है। 3 बजे से बेटा स्टडी विद मी सेशन है, जिनको नहीं पता आज 3 PM टू 7 PM स्टडी सेशन है आपका, स्टडी विद मी लेट्स क्रैक पे ही होगा, जिसमें मैं 4 घंटे बैठ के अपनी पढ़ाई करूंगी और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 4 घंटे आप भी अपनी पढ़ाई करेंगे। आपकी 4 घंटे की सिटिंग बनेगी बैठ के, ठीक है। जो आपका थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर भागने का मन करता है ना, आपको शर्म आएगी कि मैडम बैठी हुई है तो क्या ही उठना है यार, चलो बैठ के पढ़ लेते। और मुझे भी शर्म आएगी, बच्चे देख रहे हैं, क्या ही उठ के कुत्ते के साथ खेलने जाना, बैठ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो हम इस तरीके से एक दूसरे को सहारा देते हुए 4 घंटे पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। चलो भग जाओ। मैं इस चैप्टर के नोट्स बना लूंगी, वैसे तो ये हैं लेकिन मैं और साफ नोट्स बनाऊंगी तो मैं वो दे दूंगी, और मैं अपनी एक मैराथन प्रिपेयर कर लूंगी 2021 वालों के लिए पढ़ के, ठीक है। बेटा रेप्टाइल्स तो जनरली यूरिक एसिड ही करते हैं, अमित राज। बाय, थैंक यू, सी यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भैया, ठीक है, ऐसे रुसवा करके मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस का बेल आइकन और वो कर देना ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू।